everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 5th September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं it is with regard to the GST reforms. तो पहले जान लेते हैं कि GST क्या होता है, what are the new changes that have brought and the alike. Okay, so let's start with this article. यहाँ पे हम देखते हैं लेट्स सी ओके फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज जीएसटी. ठीक है, जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया था 2017 में बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, व्हिच वाज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101st. ओके 101st CAA जो 2016 में आया, लेकिन चेंजेस लेके आए थे 1st जुलाई 2017 में. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज जीएसटी डे आल्सो ऑन 1st जुलाई. Okay, now what is GST? It's goods and service tax. ये जो टैक्स है ये बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको उन्होंने रिप्लेस किया टू अ सिंगल GST. ये एक डुअल स्ट्रक्चर है, यानी कि इट इज अप्लाइड टू central GST and state GST, as well as कुछ टाइम में you also have integrated GST for interstate transfer of goods. वहां पे IGST लगता है. Now कौन से टैक्सेस को इन्होंने subsume किया ये जानते हैं. So we have the octroi charges, the VAT यानी कि value added tax, luxury tax, entry tax, ये सब subsume किया into a single tax which is called as GST. Remember these are for indirect taxes and not for direct taxes like योर कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स. ये सब जीएसटी के अंदर नहीं आते, ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है. सो दिस इज कलेक्टेड एट द डेस्टिनेशन, यानी कि जो एट द कंजम्पशन लेवल पे होता है, नॉट एट द ओरिजिन, नॉट एट द प्रोडक्शन पे. कहां पे लगता है ये? डेस्टिनेशन पे या कंजम्पशन पे लगता है, प्रोडक्शन पे नहीं. एंड एज वेल एज वी सी दैट द बिजनेसेस जो है जो भी वो क्लेम कर पाएंगे विद रिगार्ड टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, सो दे विल बी ऑल्सो अलाउड टू क्लेम. जैसे कि यू नो बहुत सारे यानी कंपनीज यहाँ पे जीएसटी नंबर लगाते भी हैं, राइट? सो दे कैन क्लेम द टैक्सेस दैट दे that they're taken also from them. Further, they helped bring more businesses into the formal economy because अभी सब इस structure में आए हैं. And this is a wider base than income tax because हम देखते हैं ये indirect taxes यानी कि आम आदमी ये यहाँ पे भी taxes भरता है. Like for example, when you're buying a toothbrush or when you're buying a pencil, eraser, right? इन पे जो taxes लगता है ना, that is used by everybody, right? So ये जो base है indirect taxes ये सबको affect करते हैं. Unlike income tax जो नेसेसरी जो स्लैब में आता है वही बढ़ता है, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट आल्सो दैट वी सी. नाउ यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच टैक्सेस कम अंडर जीएसटी एंड व्हिच टैक्सेस आर सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी. तो यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस अलग अलग बताए हैं. क्विकली वी विल सी. सो एज आई सेड, द सेल्स टैक्स, द वैट, दैट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, luxury tax on you can say lottery, betting, gambling, octroi charges, purchase taxes, ये सब आता है जीएसटी के अंदर जो पहले स्टेट्स कलेक्ट करते थे, राइट? कुछ ऐसे सेंट्रल टैक्सेस भी है जो अभी जीएसटी में आते हैं. व्हाट आर दे? द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, द एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, द कस्टम्स ड्यूटी, द सर्विस टैक्स, द स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, अगेन कस्टम ड्यूटी में ही याद रखना, एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन, टॉयलेटरीज, ये सब भी अभी एक ही टैक्स में आता है, दैट इज जीएसटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द new changes that are made by them, but before we understand the GST के नए changes, let's also see what exactly is the GST Council, who decides कि क्या taxes होने चाहिए, क्या slabs होना चाहिए. So that is the GST Council जो main policy making करता है, जो rate decide करता है कि कितना tax लागू होना चाहिए, कि कौन chair करता है. This is chaired by the Union Finance Minister, that is निर्मला सीतारमण, right? यहाँ पे हम देखते हैं GST Council कौन से article of the Constitution में लिखा है. That is written under Article 279A. ठीक है, and this is a joint forum which includes both the center and the states. Further, कौन से दूसरे members होते हैं यहाँ पे? We have the Union Minister of State जो है for revenue, for finance, the ministry in charge of finance, taxation, कुछ nominated ministers होते हैं. तो ये सब part है GST Council का. Then there's also something called as the Goods and Service Tax Network, GSTN. तो ये क्या है?
This is like a single platform to prepare, file returns, make payments of their indirect tax liabilities, other compliances. ये एक बहुत ही easy network गवर्नमेंट में establish किया है ताकि जो ड्यूज बाकी है, जो रिटर्न फाइल करना है ये कंपनीज को, ये कर सकते हैं इस नेटवर्क के थ्रू. Clear? Now we will see what are the changes that the government has brought. So यहाँ पे I have given you a table where it is given कि just for you to understand, you can pause and you can see it as well. जैसे कि अगर मान लो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट पहले 18% GST टैक्स लगता था, लेकिन अभी सिर्फ 5% लगता है. Okay, so mainly your daily essentials like utensils and diapers and napkins and sewing machine, cheese, butter, इसमें सब 5% लगता है. Further, even health care की बात करें, thermometer, glucometer, स्पेक्टिकल्स, हमारे स्पेक्स जो है पहले 12% लगते थे, कुछ में 18% लगते थे. नाउ वी हैव अबाउट 5%. ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन भी अफोर्डेबल हो गया. बिफोर इट वाज 12% फॉर दैट ग्लोब, मैप्स, बुक्स, नोटबुक्स, अभी ये 0 है. ओके, फर्दर फार्मिंग में हम देखते हैं अगेन 18 से 12% था विद रिगार्ड टू योर ट्रैक्टर्स, योर ट्रैक्टर टायर्स, योर इरिगेशन सिस्टम्स. तो इधर यू हैव 12%, नाउ इट्स बिकम 5%. ऑटोमोबाइल भी अगर हम 3 मोटरसाइकिल्स की बात करें, डीजल हाइब्रिड कार्स की बात करें, पहले 28% लगता था, अभी 18% लगता है. एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि एसीज की बात करें, डिश वॉशिंग, टेलीविजन, पहले 28% लगता था, now you have it 18%, right? So these are all the taxes that we say. So as you can see, it has reduced, but of course there's one sector that is not very happy, जो है एयरलाइंस. ओके, सो यहाँ पे आर्टिकल यही कह रहा है कि ऑटो, फार्मेसी, ये फार्मास्यूटिकल्स और सब, दे आर वेरी हैप्पी राइट विद द न्यू जीएसटी रिवैम्प, बट द एयरलाइंस आर अपसेट बिकॉज यहाँ पे 18% रेट लगेगा ऑन इकोनॉमी, नॉन इकोनॉमी टिकट्स, जैसे प्रीमियम ट्रैवल कहते हैं, बिजनेस क्लास कहते हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे. सो ट्रैवल विल बी अ लिटिल एक्सपेंसिव. फर्दर अगर हम देखते हैं व्हाट आर द अदर चेंजेस एंड व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड द चेंजेस, लेट्स क्विकली सी देम. तो ये 56th मीटिंग था, 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो 2 दिन पहले हुआ September 3rd को. Now earlier we had 4 slabs. Which are these 4 slabs? It was 5%, 12%, 28, 18% and 28%. So 5, 12, 28 and 18. Now it is only 2. Which are there 2? 5 and 8%. This is important. पहले 4 स्लैब्स थे, अभी 2 स्लैब्स हो गए, तो 5% and 18%. Now there is a new slab also which is the 40% slab, but these are only for the sin goods and luxury goods. अभी क्या होते हैं ये sin and luxury goods? Luxury goods like your Harley Davidson, your premium products, right? They come under your luxury goods. Okay, whereas sin goods की बात करें, those goods that are not good for the environment, not good for your health. For example, cigarettes की बात करें, है ना, तो ये आता है, टोबैको की बात करें, these are coming under the sin goods that are not good for your body or not good for the environment. Further, ये जो rates हैं ये September 22nd से लागू होंगे. Many items will then become cheaper that we talk about toothbrush, ये butter, cheese, ये सब हमने देखा, ये 12% था, 5% हो गया. So that is a good news for all. Now why did we introduce these changes? Because हमारा जो GST सिस्टम था, as we saw there were 4 slabs, इसको सिंप्लीफाई करना था because it was so confusing. कुछ 12%, कुछ 18%, कुछ 5%. So now we have only 2 slabs. So this was aimed to do with regard to GST simplification. Further हम देखते हैं गवर्नमेंट ने डिले किया था बिकॉज उनको लगता था कि अगर हम कम करेंगे देन वी विल लूज आउट ऑन रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू हमारा जो कंसर्न होगा कम होगा. एंड इट वाज सेड कि इट मे कॉस्ट 48,000 करोड़, इतना कम रकम उनको मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दे हैड डिलेड इट. Now they are saying that what is the new stand? And the new stand is that this will boost the demand and consumption. जितना कम रकम होगा उतना ज़्यादा एयरलाइन, उतना ज़्यादा कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, स्पेंड करेंगे, डिमांड करेंगे. So this is like a full cycle. अगर मान लो तुमने गुड्स चीपर कर लिए तो ज़्यादा कंज्यूमर के पास पैसा होगा, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं ज़्यादा खर्च करूंगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे गुड्स एंड
services, right? Now when I'm talking about I will also demand for more goods, तो डिमांड भी बढ़ेगा. अगर मैं डिमांड ज्यादा करूंगी, कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा. सप्लायर्स विल इंक्रीज द प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आई विल रिक्वायर मोर फैक्ट्रीज, आई विल रिक्वायर मोर पीपल, यानी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बिकॉज नाउ आई विल हैव सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो मेरा इन्वेस्टमेंट पंप इन होगा, मेरे जॉब्स इंक्रीज होंगे, और जिसके कारण और भी ज्यादा स्पेंडिंग होगा. सो दिस इज लाइक द वर्चुअस कैपेक्स साइकिल बोलते हैं इसको, कि जितना ज्यादा तुम गुड्स को चीप करते हो, फर्दर इट विल हेल्प इन वेरियस अदर डिमांड एंड प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड सो ऑन. तो ये हमने देखा विद रिगार्ड टू the consequences of the changes and what are the changes. Let's proceed to the next article. अगला article है with regard to PVTGs. Now let's understand the context about this first. PVTGs particularly ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे. बट ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जो लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दीज PVTGs, they have said they have written to the Registrar General of India, Registrar General and Census Commissioner, who is, you can write that in the comment section, who is the Registrar General and Census Commissioner of India. ये आपको मुझे comment section में बताना है. तो ये इन्होंने लेटर लिखा है उनको कि जो हम सेंसस कंडक्ट करने वाले हैं, उनमें एक सेपरेट होना चाहिए, एक सेपरेट सेंसस या एन्यूमरेशन होना चाहिए PVTGs का. तो उनका डेटा सेपरेट होना चाहिए टू ब्रिंग देम बेटर डेवलपमेंट, एज वेल एज टू इंश्योर कि we can make better policies also for them. We need to know certain data specifically for them. एक separate report होना चाहिए. ये किसने लिखा है? Ministry of Tribal Affairs ने. Now we are going to see what exactly are these PVTGs and why the significance of enumerating them, counting them. Okay. So PVTGs कौन है? As I just mentioned, they are particularly vulnerable tribal groups. The full form, since it's not mentioned, I will write it down here. You can mention it in your notes. Particularly vulnerable tribal groups. ठीक है? So they are a sub category of the scheduled tribes. मतलब tribes में से ही they are a small proportion of them who are even more poor than the rest of the scheduled tribes. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा poor हैं. और इनको कैसे हम poor कह रहे हैं? That's because they have a very declining population या stagnant population. का population grow नहीं हो रहा है या कम हो रहा है. ठीक है. Second thing, ये आइसोलेटेड है कुछ रीजन्स में ही. इट्स नॉट स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया. मे बी दे विल बी फाउंड इन अंडमान निकोबार और दे विल बी फाउंड इन सम विलेजेस ऑफ ओडिशा. ठीक है, तो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन में वो रहते हैं. दैट्स द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज वो अभी भी प्री एग्रेरियन प्रैक्टिसेस करते हैं. जैसे कि बहुत साल पहले we used to have hunting, like the Stone Age time पे hunting gathering करते थे. यानी they are not reliant on agrarian practices, they are doing pre-agrarian practices. तो अभी भी वो बहुत backward है. Fourth, economic backwardness. They are not well to do. Of course, they have declining. They don't have much of money, and they are not integrated into the system also. And इनका literacy rate और सब बहुत कम है. So you must have seen pictures of some tribes of Andaman Nicobar. How how they are how they look with regard to the outfit they wear. You can understand कि ये जो tribes हैं ये PVTGs होंगे, right? They are not well within the system or well within the society or Indian society. तो इसीलिए हम इनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना होगा. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से कमीशन ने दिया था? द नेम इज देबार कमीशन 1960-61 में, जिसने कभी पहले बोला था कि इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहेंगे. देन वी चेंज इट इनटू PVTGs. ओके, दैट्स हाउ द नेम चेंज. पहले प्रिमिटिव था, उसके बाद पर्टिकुलरली वल्नरेबल किया, बिकॉज प्रिमिटिव इज लाइक मोर बैकवर्ड टाइप्स. ओके, नाउ we have how many PVTGs? पहले जो 1974-1979 जो 5-year plan था, तभी जो गिनती की थी it was just 52, but soon we saw that we added some more and now the number is 75. Very important, please note it down. कहाँ पे ये स्प्रेड है? They are spread on in 18 states of India and 1 union territory जो है अंडमान एंड निकोबार. So total 13 regions में they are in. Okay, so I told you they are very isolated. Next, सबसे ज्यादा PVTGs कहां पे है? ये जो ग्रुप्स हैं 75 में 13 PVTGs आर फाउंड इन ओडिशा.
ठीक है, 13 आर फाउंड इन ओडिशा। बट रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है, डू यू अंडरस्टैंड द टू डिफरेंस? ग्रुप्स ज्यादा उड़ीसा में है, बट अगर पॉपुलेशन वाइज अगर इनकी गिनती करें तो द आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। सो प्लीज नोट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रोसीडिंग, इनका अभी कितना है एन्यूमरेशन, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों गिनती सेंसस में करना है, ये सब देखेंगे। सो देयर इज नो सेपरेट सेंसस फॉर देम दैट वाज एवर डन। ठीक है, ये एसटी के कैटेगरी में ही गिनती होते हैं, इनका पीवीटीजीज का सेपरेट कैटेगरी नहीं होता सेंसस में। सो दैट इज व्हाई ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रहे हैं। फर्दर 40 ऑफ देम वर लिस्टेड एज सिंगल एंट्री in STs, that is in article 342। मतलब 342 क्या है? 342 gives the president the power to decide any group as ST or not। ठीक है, ये ST शामिल ST के ग्रुप में शामिल करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। पर अगर इसको मॉडिफाई करना है इस लिस्ट को तो कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है। प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट कंफ्यूजिंग फैक्ट कि प्रेसिडेंट इज द वन हु एड्स इट टू द ST लिस्ट, एनी ग्रुप टू द ST लिस्ट, बट टू मॉडिफाई और टू एक्सक्लूड एनी ग्रुप द पार्लियामेंट विल डिसाइड। ओके, सो यहाँ पे जो पीवीटीजीज पहले हम गिनती करते थे, दैट यूज्ड टू हैपन विद रिगार्ड टू द ST in general because they are सब कैटेगरी ऑफ ST। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है अबूज मारिया which is a PVTG, ये छत्तीसगढ़ में है, they are added in ST, they are not added in PVTGs। okay, या उनका गिनती ऐसे सेपरेटली नहीं होता था। so why are we ensuring कि गिनती हो, why are we ensuring कि enumeration हो? that's because this will implement health and education systems। okay, this will help us in implementing education systems more better, more effectively। further जो gaps है, हम policies लेके आ रहे हैं पर क्या उनको मिल रहा है, क्या दे एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, दैट इज रिक्वायर्ड टू सी। तो अगर नंबर होगा तो पता चलेगा कि क्या कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। और दिस विल ऑल्सो रीअसेस कि एक्चुअल में कोई ग्रुप को ऐड करना है क्या या डिलीट करना है क्या, तो ये सब भी ये हेल्प करेगा टू गेट अस, सो रिक्लासिफिकेशन करने में भी मदद करेगा। Is that clear? Further, what are the estimates that we see? PM Janman scheme. Now this came on November 23rd। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो जनमन स्कीम है ये पीवीटीजीज के लिए है, जो स्पेसिफिकली एक ट्राइबल डे के दिन बनाया था। ओके, सो ये ट्राइबल डे जो है, जनजातीय दिवस कहते हैं इसको, ये कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो जनजातीय दिवस, इट वाज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर, तो आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये अबाउट 24,000 इस स्कीम में पीवीटीजीज के वेलफेयर के लिए लगाया था 200 डिस्ट्रिक्ट्स में। फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, दे ऑल्सो कंडक्ट सर्वेज, सेंसस नहीं सर्वेज कंडक्ट करते हैं। तो इसमें पता चला है कि अबाउट 47 लाख पीवीटीजीज हैं इंडिया में, 47 लाख। ओके, एंड सबसे ज्यादा कहां पे, एज आई ऑलरेडी मेंशन, मध्य प्रदेश में है, बट ग्रुप्स ज्यादा, ये जो ग्रुप के नंबर्स हैं ये पाए जाते हैं ओडिशा में। स्मॉलेस्ट कहां पे पाया जाता है, दैट इज इन अंडमान निकोबार, इट्स अ ग्रुप कॉल्ड एज सेंटिनलीज, सिर्फ 15 है उसमें। ठीक है, सो दैट इज द स्टार्किंग इंफॉर्मेशन। या और लार्जेस्ट पीवीटीजीज ग्रुप के बारे में पूछा जाए तो याद रखना, द बेगा कम्युनिटी विच इज इन मध्य प्रदेश, विच इज अबाउट 4 लाख इंडिविजुअल्स। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा, please note it down. These are some other names of PVTGs if you would like to know, like Onges, Jaravas, Shompens जो अंडमान निकोबार है, Raji is in Uttarakhand, Kota in Tamil Nadu, Birhor Odisha, Kamar in Madhya Pradesh, Sawar, Birhor, Birjia, Korwa, Parhaya which is all in Bihar. ठीक है, so they can ask you also कि which of them are PVTGs or not. Anyway, proceeding to the next article, we are discussing about इंडिया चाइना एंड द बॉर्डर इशू। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में इस आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सो हियर इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकली, ठीक है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर बना कैसे बना। नाउ इंडिया वी नो वी वर रूल्ड बाय द कॉलोनियल, द ब्रिटिश, व्हेयरएज अगर हम चाइना की बात करें, इट वाज रूल्ड बाय द किंग डायनेस्टी। ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज अ मंचू एम्पायर। तो चाइना में मंचू एम्पायर विच इज अबाउट 1644 टू 1912, ये चाइना का रूल था। सो हमारा जो बॉर्डर इशू है दैट इज शेड बाय टू, द ब्रिटिश एंड द मंचू एम्पायर। Now borders back then ये एकदम प्रिसाइज नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन, बिकॉज हमारे दोनों के बीच में हिमालयाज हैं, राइट। सो द
terrain is with regard to Himalayas, कोई settlement नहीं था, so that is why to demarcate कि ठीक है ये इंडिया है ये चाइना है, that was very difficult, right? But इंडिया ने रिलाई किया ब्रिटिश एरा मैप्स में, because we saw that two यहाँ पे कमीशंस बनाए थे जिन्होंने डिमार्केट किया, which are the names, एक है मैकमोहन और दूसरा है जॉनसन लाइन. Okay, so we refer to these two lines, okay, without negotiating after the British one. हमने वापस से कुछ negotiate नहीं किया, जो ब्रिटिश करके गए हम उससे खुश थे. Now conflict started beginning because after the British left, we were left with okay ये हमारा जगह है, वो बोल रहे नहीं ये हमारा जगह है. So there was this one area called as Aksai Chin. ठीक है. Now what is Aksai Chin? Aksai Chin is a high altitude desert जो claim करता है इंडिया, but occupation रह रहे हैं Chinese. Okay, so you can see here this is the Aksai Chin which is a high altitude region. Human settlement यहाँ पे बहुत ही difficult है because the terrain is not easy. So this is you can say so even though it's claimed by India, यहाँ पे Chinese occupation है. Okay, and so China has also built something called as the Xinjiang Tibet highway. They have built it there. Okay, now eastern sector में क्या situation है? Eastern sector में we have Arunachal Pradesh, right? China calls it Tawang. तो इंडिया में ये जो तवांग रीजन है फॉर चाइना, वी आर कंट्रोलिंग इट, दिट्स आवर स्टेट, राइट? सो दिस वाज बेस्ड ऑन द मैकमोहन लाइन अग्रीमेंट दैट वाज गिवन with associated agreement with the Tibet. तो मैकमोहन लाइन है. इनफैक्ट देयर वाज वन मोर लाइन कॉल्ड एज मैकडोनल्ड लाइन. ठीक है. सो मैकडोनल्ड है, जॉनसन लाइन है और मैकमोहन लाइन, ये तीन लाइंस हैं. इसमें से इंडिया कौन सा लाइन मानता है? मैकडोनल्ड नहीं मानता, इंडिया मानता है जॉनसन लाइन. Okay, so Johnson line is what we think, McDonald line is what China believes in. Is that clear? And McMahon line is a 1914 McMahon line जो हमने तिब्बत के साथ agreement में किया in the year 1914. Now China ने 1959 में propose किया था कि line of actual control to have a 20 kilometer buffer zone, okay, LAC. उस टाइम पे थे उनके प्रेमियर, चाइना के प्रेमियर, इनका नाम था ज़्यू एनलाई. तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम थोड़ा स्वैप करते हैं, यानी कि चाइना अक्साई चिन रखेगा कंप्लीटली और अरुणाचल प्रदेश इंडिया रखेगा. बट क्या इंडिया को ये मंजूर था? हमने बोला नहीं, राइट? वी वांट एवरीथिंग, सो वी वर नॉट अग्रीइंग टू सीड आर पार्ट ऑफ अक्साई चिन टू देम. तो इसीलिए 1962 वॉर होता है, बिकॉज वी नाउ ट्राई टू क्लेम अक्साई चिन, वी ट्राई टू नाउ टेक फुल ओनरशिप ऑफ अक्साई चिन, एंड दिस लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड वी नो द इंडो चाइना 1962 वॉर हुआ. इसमें हम देखते हैं कि चाइना ने लद्दाख का जो एरिया, जो अक्साई चिन का एरिया है जो वेस्ट में पड़ता है, उसने वो रिक्लेम किया, बट इट विड्रू फ्रॉम द मैकमोहन लाइन इन अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश वाज बैक अगेन इन आवर ओनरशिप. तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं विद रिगार्ड टू अक्साई चिन व्हिच वाज मेनली कंट्रोल्ड, स्टिल कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज रीजन. नाउ व्हाट हैपेंस इज 1962 के वॉर के बाद क्या होता है? Both sides avoided border issues for 15 years. Okay, हमने एक चाइना स्टडी ग्रुप भी किया to check out, to have satellite mapping, proper patrolling points, ये सब हमको कंट्रोल करने के लिए. हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना जाते भी है, बीजिंग जाते हैं, and this was the first ever meeting after the 1962 war. Then we also have Deng Xiaoping जो एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं इन द चाइनीज गवर्नमेंट. इन्होंने वापस से प्रपोजल रखा, बट फिर भी अगेन दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज देयर, शी आल्सो रिजेक्टेड इट. 1983 में चाइना ने प्रपोज किया LAC प्लस इन विच दे सेड कि इंडिया शुड कंसीड मोर इन लद्दाख, बट ये भी हम रिजेक्ट कर चुके हैं. ओके, सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू व्हाट हैपेंस, ऑल्दो जस्ट टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ इवेंट्स हियर. नाउ व्हाट इज द केस इफ यू सी द रीसेंट टाइम 67 से लेके 88 तक, हियर वी सी सिक्किम जब इंडिया का पार्ट बना था 1975, ऑफ कोर्स चाइना वाज नॉट हैप्पी. नाउ सिक्किम वाज एन इंडिपेंडेंट
autonomous kingdom, but it became the 22nd state of India in 1975, which China didn't agree to. मतलब उन्होंने माना नहीं कि सिक्किम is part of India, but 2003 later, of course, it it kind of agreed to do so. It agreed to believe कि ठीक है, सिक्किम is a part of China, it's a part of India. Sorry. Further, India stood firm unlike 1962, okay, with regard to ये जो सिक्किम का जो पॉइंट्स है ये हमारे एंड में आता है, फिर सिक्किम हमारा पार्ट भी बना. So they can ask you Nathula, Chola, these are all in Sikkim. Then we see in 1985 वापस से चाइना चाहती है कि तवांग जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपना पार्ट हो, और उन्होंने ऑक्यूपाई किया था एक पैस्टर लैंड जो अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम है वांगडुंग. ओके, दैट इज नमकचू जो इंडिया में कहते हैं हम. नाउ दिस is how we protested by starting the Operation Falcon. तो Operation Falcon किससे related है? Operation Falcon is with regard to our response to China's occupation of the Arunachal pasture land जो है वांगडुंग. ओके, और वो हमने अपना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर यहाँ पे बनाया. एंड फाइनली 1980s में जब हम देखते हैं राजीव गांधी आते हैं, द टॉक्स अगेन बिगैन. ही विजिटेड बीजिंग एंड दे साइंड एन अग्रीमेंट कॉल्ड एज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अकोमोडेशन. तो अभी हम देखते हैं कि द टाइज हैव काइंड ऑफ नॉर्मलाइज्ड, राइट. यहाँ पे बॉर्डर नेगोशिएशंस आर मच स्मूथर नाउ दैट वी टॉक अबाउट. ये रिजॉल्व ग्रेजुअली हो चुके हैं. एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया था. सो ये पूरा आर्टिकल जो था द हिंदू में दिया था विद रिगार्ड टू द background or the story of India-China border relations. Let's now proceed to the next article. Okay, before I move to the next article, a question for you. Firstly, what are the states that share border with China? That's your first question. The next question is with regard to what is the program that India has started to increase the border infrastructure among these states. What is India's program that we have done by the Ministry of Home Affairs to increase the border infrastructure in these states? तो ये दो क्वेश्चन आपको चैट बॉक्स में लिखना है. Let's proceed to the next article which is Immigration and Foreigners Act. तो ये जो Immigration and Foreigners Act आया, ये नोटिफाई किए कुछ रूल्स इसमें जो इफेक्ट में आएंगे ऑन September 1st. ये आए हैं रूल्स. So what is this all about? The Immigration and Foreigners Act. Okay, now this is to ensure कि जो इंडिया में foreigners आ रहे हैं, right, they should have proper documents. Okay, they should come by proper procedures. हमारे जहाँ पे institutions हैं, they need to report on the central database. Digital एक platform होगा जहाँ पे उनको report भी करना होगा. So this is also repealing हमारे पुरानी immigration laws जैसे कि Passport Entry into India Act 1920, Registration of Foreigners Act 1939, Foreigners Act 1946 and Immigration Act 2000. ये सब इसको चेंज करने वाले हैं. Further, what are we doing? So ये जो बहुत सारी laws हैं इसको subsume किया एक single law में. So one nation, one act types, which is called as Immigration and Foreigners Act. Now we're going to see quickly what are the provisions based on this. यहाँ पे you'll require valid documents, यानी कि passport, visa necessary होगा. अगर नहीं है then you will not be allowed entry. Okay, unless of course you are exempted from getting a passport visa or so. Okay, next one. एंट्री एग्जिट. यहाँ पे जो इमिग्रेशन पोस्ट है वहां से ही आप एंट्री कर सकते हैं. कोई जो डंकी जो भी अलग इलीगल रूट से आप एंटर नहीं कर सकते. जैसे कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, लैंड बॉर्डर्स, यहाँ से ही तुमको एंटर करना है, या रेल्स से ऑल्सो यू कैन एंटर बट नॉट अदर रूट्स. नेक्स्ट इज इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास पावर होगा, फुल अथॉरिटी होगा, एंड दे कैन डिनाई ऑल्सो बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स. तो इनके पास फाइनल पावर होगा, तुमको अलाउ किया जाए या तुमको वापस भेज दिया जाए. चौथा, रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं इनको रजिस्टर करना पड़ेगा विद रिगार्ड टू द एसपी या द डीसीपी या द FRROs. FRROs आर द फॉरेन रेगुलेशन ऑफिसर्स, ओके, दैट आर एम्पावर्ड रीजनली. जो फॉरेन रीजनल रेगुलेशन ऑफिसर्स होते हैं जो उनके पास भी तुम रजिस्टर अपने आप को कर सकते हो. नेक्स्ट इज अकोमोडेशन. जो अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि हॉस्टल्स, पीजीज, राइट, होटल्स, इनको भी जो फॉरेनर्स आते हैं इनको डेटाबेस में डिटेल्स लगाने होंगे. सो दे नीड टू ऐड द फॉरेन डिटेल्स, फॉरेनर्स डिटेल्स, और इनको सबमिट करना है विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट पर्सन्स कमिंग.
नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स। मान लो कोई फॉरेनर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है या कोई बर्थ हुआ है, सो दे नीड टू अपडेट, या कोई डेथ भी हुआ है, दे नीड टू अपडेट इट विद इन 7 days। ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज प्रीमाइस रेगुलेशन। अगर मान लो कि कुछ ऐसे रिसोर्ट्स क्लब्स हैं जो ऐसे अनडिजायरेबल फॉरेनर्स को होस्ट कर रहे हैं, राइट, या maybe alien state or so, in that case we also are seeing कि ये शट कर सकते हैं, शट डाउन, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको शट डाउन कर सकती है। एंड फाइनली मूवमेंट रिक्वायर स्पेशल ऑनलाइन परमिट्स। अगर कोई प्रोटेक्टेड एरियाज है तो तुमको परमिट चाहिए, किसको? फॉरेनर्स को। तो दीज आर द जनरल प्रोविजंस दैट वी सी अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। कुछ यहाँ पे एग्जेम्प्टेड भी है। नाउ दिस इज वेरी जनरलाइज, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मिलिट्री पर्सनल जो ड्यूटीज में है, या अगर मान लो citizens of Nepal and Bhutan, they are coming within the designated borders, ये post से आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे exemptions हैं। तिब्बतन रेफ्यूजीज की बात करें, माइनॉरिटीज, ये 2019 में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, इनके मेनली फ्रॉम द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये आ सकते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज, बिकॉज दे आर फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर वो 31 दिसंबर 2024 से पहले आए हैं, देन दे विल बी अलाउड, ओके। फर्दर श्रीलंकन तमिल नेशनल्स को भी यहाँ पे शेल्टर दिया जाएगा। जनवरी 9, 2015 से पहले आए तो, डिप्लोमैट्स जो आए हैं या फॉरेन मिलिट्री आए हैं, तो ये सब एग्जेम्पशन लिस्ट में आते हैं। सो यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि कौन सा एग्जेम्पशन है। आई एम श्योर देयर इज नथिंग मच टू वरी। व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आर एडेड इन दिस पर्टिकुलर 2025 एक्ट? यहाँ पे डिजिटाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डिजिटल सिस्टम्स। तो आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स एंड ऑल मस्ट अपडेट डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, विच इज मेकिंग रॉबस्ट डेटा। फर्दर फाइन्स भी होंगे अगर तुमने वायलेट किया, तो इट कुड बी अबाउट 10,000 से लेके 50 लाख 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। Of course, the fines for other citizens, mainly like Tibetans, Mongolian monks, okay, yeah, some Pakistanis and Bangladesh, Afghanistan's mainly from minority, इनका फाइन लो भी हो सकता है। Further centralization, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है? The immigration officers, यानी कि the central level officers, इनके पास ज्यादा पावर है। And states and UTs may only act under delegated powers, अगर उनको वो पावर दिया गया है तो। Further यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है कि किसको एग्जेम्प्ट किया है, तो लोकल यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको लगता है कि निर्दोष है तो अलाउ नहीं, ये नहीं कर सकते आप। सो दैट इज द पॉइंट फॉर नो लोकल डिस्क्रिशन। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉ? इम्पैक्ट कहाँ जाए तो वी विल नो द प्रॉपर रूट ऑफ हाउ दीज पीपल कम, फॉरेनर्स कम। वी विल ऑल्सो हैव अ बेटर डेटा ऑन द सेम। वी विल ऑल्सो इंश्योर कि एक सेपरेट प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जाएगा। नेशनल security can be well kept under check, right? So इसीलिए Ministry of Home Affairs is the designated body जो ये particular देखती है with regard to immigration and foreigners movement. So this is all with regard to this article. Let's proceed to the next article, and the next article is Rajasthan ka new tougher anti-conversion bill. So provisions of the law of course are not important. I've highlighted them because of course ये state level है, but anti-conversion laws क्या है इसके बारे में questions आ सकते हैं। So anti-conversion laws क्या होते हैं? ये laws बनाए जाते हैं to regulate religious conversions, ओके और कैसे रेगुलेट करते हैं? इधर तुम पिनलाइज करते हो एनी फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स, अगर किसी ने तुमको फोर्सफुली कन्वर्ट किया है, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज एंटी कन्वर्जन। नाउ रिमेंबर, इंडिया डज नॉट हैव अ सेंट्रल कन्वर्जन लॉ, कोई भी एंटी कन्वर्जन नेशनल लेवल पे नहीं है, ओके, देयर इज नो एंटी नेशनल लेवल, ओके, बट देयर इज स्टेट लेवल लॉज, ये है बहुत सारी स्टेट्स ने लॉज बनाए हैं, और पहला ऐसा स्टेट जिसने लॉ बनाया है वो है ओडिशा इन द ईयर 1967। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ दैट वी हैव इन इंडिया। उसके बाद बहुत सारे दूसरे स्टेट्स ने बनाया, जैसे कि छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, एंड रिसेंट वाला इन द न्यूज इज राजस्थान।
सो इस को कह सकते हैं हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ओके, एंड जो मैंडेट करता है कि जो रिलीजन्स कन्वर्जन्स हैं शुड अकर ओनली इफ आई वांट देम टू हैपन, पर्सनल रीजंस की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स या मुझे बहला फुसला के या कोई डिसीट, ओके, गुमराह करके, दैट इज नॉट अलाउड। तो ये होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट। रिमेंबर वी हैव राइट टू रिलीजन, जो एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25, वेयर द पीपल हैव द राइट टू प्रैक्टिस, टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते, दैट इज अलाउड, बट उसमें कन्वर्जन्स के बारे में कवर नहीं किया है। सो देयर इज नो मेंशन ऑफ कन्वर्जन्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फर्दर ये जो राजस्थान वाला बिल है, इसमें क्या क्या बताया जाता है, वी जस्ट हैव लाइक एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर तुम ऑन द प्रीटेक्स्ट की ओके मैं शादी कर लूंगा, और यू नो विद रिगार्ड टू ग्लोरीफाइंग वन रिलीजन या दूसरे वो रिलीजन को नेगेटिवली बता के अगर तुमने किसी को यू नो उत्साया चेंज करने के लिए, दैट इज अ कन्वर्जन केस, ओके। सेकेंड थिंग, घर वापसी, अगर वो मान लो कि वो पहले एक रिलीजन में फॉलो करता था, देन ही शिफ्टेड टू अनदर रिलीजन, देन ही गोज बैक टू दैट रिलीजन, सो दैट इज अलाउड, ठीक है, दैट इज नॉट डीम्ड एज कन्वर्जन। नेक्स्ट इज डिजिटल मीन्स, कोई भी मान लो सोशल मीडिया के थ्रू तुमने कन्वर्ट किया, मैसेजिंग एप्स, ये सब, दैट अगेन इज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। फर्दर एनजीओ कौन से कवर होंगे, तो एनजीओ, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस मिशनरीज, ये सब इस एक्ट में अंदर आएंगे। व्हाट इज अ प्रोपेगेंडा, बाय मिस इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, ये सब करके तुम कन्वर्जन कर रहे हो, नॉट अलाउड। एंड कंप्लेन कौन कर सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी पर्सन कैन कंप्लेन। ऐसा नहीं कि कोई विक्टिम है या फैमिली मेंबर्स है, नहीं, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है, देन ऑल्सो आई कैन कंप्लेन कि ये एंटी कन्वर्जन का केस है। पेनल्टीज क्या है, यू कैन जस्ट हैव अ क्विक लुक, ओके। अगर बच्चा है लाइक 7 to 14 ईयर्स है तो मिनिमम 5 लाख का है, ओके। इफ इट ऑल इट्स अ माइनर, इफ इट्स अ वुमन, देन 10 to 20 years of age, okay, फाइन है 10 लाख। सो यू कैन जस्ट हैव अ रीड थ्रू, ऑल्दो नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम बिकॉज दिस इज अ स्टेट लेवल बिल, सो दे विल नॉट आस्क यू। नेशनल लेवल होता तो डिस्कस करते। नाउ वॉलंटरी कन्वर्जन्स, ओके, अब मान लो कि तुमको कन्वर्ट करना है, इन दैट केस तुमको 90 days इन एडवांस डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा एंड यू हैव टू सबमिट। पहले था 60 days, अभी 90 days करवा दिया। फर्दर जो कन्वर्ट कर रहा है, मेनली जो बाबा होते हैं या प्रीस्ट होता है, दे नीड टू इंश्योर 60 days इन एडवांस वो नोटिफाई करें, और अगर तुमने वायलेट किया, अगेन 7 to 14 years ऑफ जेल, ओके, एंड फाइन इज 3 to 5 years, 3 to 5 lakhs। नाउ व्हाट इज द क्रिटिसिज्म एज द ऑपोजिशन सेज कि राजस्थान इज ऑलवेज बीन वेरी हार्मोनियस, ऐसा कोई लव जिहाद वाले केसेस आए नहीं है, ज्यादा है नहीं। सो इट इज सेइंग कि ये बस पॉलिटिकल एक एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं एंड ये डाइवर्ट करना चाहते थे रियल इश्यूज से, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स खराब हैं। सो उनसे ध्यान हटका के they are actually trying to have these cases to want to make the people happy basically. तो ये is what the opposition is saying. Let's proceed to the last article of the day, which is with regard to PM, not last article, there's one more article after this. PM and EU leaders, that's Modi ji और European Union के leaders are discussing. तो ये recently meeting हुआ था, Narendra Modi, Ursula von der Leyen, she's the president of the European Commission, and Antonio Costa, which is the president of the European Council. Please remember these, okay? Now इस discussion में क्या हुआ? They were talking about India EU free trade agreement. So what is a free trade agreement? जो goods हम import करते हैं या हम export करते हैं वहां पे तो यहाँ पे duties नहीं लगाएंगे, that is called as free trade. जो taxes लगाते हैं imported goods पे वो नहीं होगा, that is called as free trade agreement. So we're going to be having an agreement for that. Implementation of the IMEC. IMEC क्या है? This is in the 2023 जो G20 मीटिंग हुआ था, in that it was decided कि हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक ट्रेड रूट establish करें which will be called as the IMEC, which is the India Middle East Europe Economic Corridor, and जिसकी भी बातचीत हो रही है कि हम इसको implement कैसे करें. So it is all the way from Mumbai, it's India, and even the ports like Kandla and everything, जाके वो सऊदी अरेबिया एंड यूएई से कनेक्ट होगा, सऊदी अरेबिया यूएई से कनेक्ट होके यूरोप में जाएगा. सो दिस इज लाइक द होल स्ट्रेच दैट वी आर कनेक्टिंग टू यूरोप.
नेक्स्ट, एफर्ट्स फॉर अर्ली एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, इसके बारे में भी चर्चा हुई. सो वी ऑल्सो सी एस जयशंकर हु ऑल्सो मेट विद द यूक्रेन के काउंटर पार्ट जिनका नाम है एंड्री सिबिया. सो इनके साथ भी डिस्कशंस हुए. नाउ व्हाट वाज द जनरल एजेंडा दैट वी टॉक अबाउट? टाइमलाइंस क्या है? FTA कंक्लूजन होगा. By the end of 2025, we'll see a new agreement coming for free trade agreement. और हमारा इंडिया EU summit भी होगा in 2026. तो इसके बारे में हम देखेंगे when the time comes. Proceeding to the last article now, which is the NIRF. This is the National Institutional Ranking Framework, जो 2015 में आया. Ministry of Education ने दिया है ये. कौन से पैरामीटर्स इसमें आते हैं? Quickly let us see. Teaching, learning, resources कैसे हैं? Research कैसा है? Graduation आउटकम्स क्या है? आउटरीच, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन. ठीक है, परसेप्शन क्या है लोगों का उस यूनिवर्सिटी का. नाउ देयर इज अ न्यू कैटेगरी दैट इज एडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, SDGs. ठीक है, फर्दर कितना ग्रीन प्रैक्टिसेस इस यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया है, अपनाया है, ये भी ये चेक कर रहे हैं. लास्टली, नेगेटिव मार्किंग भी देने लगे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दिस हैज हैपेंड. अगर तुम्हारे जो रिसर्च पेपर्स हैं ये वापस भेज दिए गए हैं बिकॉज प्रॉब्ली कुछ इलीगल लिखा है तुमने, या तुमने कुछ फर्जी लिखा है, या तुमने किसी से छाप के लिखा है, प्लेजरिज्म बोलते हैं इसको. सो दैट केस यू विल योर पेपर्स आर रिट्रैक्टेड बैक. तो इनके लिए तुमको नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज इंडिया से बहुत सारे ऐसे पेपर्स गए हैं दैट हैव बीन रिट्रैक्टेड, तो इसीलिए इन्होंने ये एक्स्ट्रा क्लॉज लगाए हैं. नाउ व्हिच इज द यूनिवर्सिटी that has come top overall? It is IIT Madras, and this is not the first time. This is the 7th time that it has come on top first. बाकी के भी देखते हैं. यूनिवर्सिटीज में IISc बैंगलोर है, इंजीनियरिंग में भी IIT मद्रास, मैनेजमेंट इज IIM अहमदाबाद. हिंदू कॉलेजेस की बात करें, we have हिंदू कॉलेज इज top 1. So ये important NIRF ranking था, and that is all with regard to today's daily news analysis, as also it's Teachers Day and the birth anniversary of Sarvapalli Radhakrishna. Thank you so much for watching.